बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी, ठीक है। कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, क्योंकि अभी मुस्कुरा लें आप, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करूँगा, आगे बढ़ते चले जाऊँगा, तो मुस्कुराहट शायद आपकी कायम न रह सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये चैप्टर जो है ना, पूरा का पूरा, ये बहुत कोई तगड़ा किस्म का चैप्टर है। ये मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर दूं, ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें। अगर वाकई आप जो है वो नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं ना, दूसरे सिस्टम्स को समझना आसान है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस नर्वस सिस्टम, ये तो किंग है ना, सारे सिस्टम्स का किंग है, सारे सिस्टम्स को चलाने वाला ये सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। तो वही सिस्टम हम इसके अंदर अभी पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, और थॉरोली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरव्यू ही लेंगे, लेकिन वो ओवरव्यू ही आपको काफ़ी थका देगा। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसके ऊपर पार्ट्स बनेंगे, बड़ी वीडियोस भी बनेंगी, तसल्ली रखिएगा, क्योंकि तसल्ली आपकी गायब हो चुकी होगी स्कूल्स में। चैप्टर 3 मेरे ख्याल में टीचर्स ने करवा भी दिया होगा, और आपके सर पे से भी गुजर गया होगा, ट्यूशन में भी करवा दिया होगा, सर पे से गुजर गया होगा कि पता नहीं क्या भला है। बात समझ आ रही है? तो मेरे साथ रहिए ज़रा। ये नर्वस सिस्टम है, मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूँ। आप बहुत जल्दबाज हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम के मार्क्स के पीछे लगे रहते हैं, नोट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर वाकई आप अपने फ्यूचर से सिंसियर हैं और आप फोकस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आगे एंट्री टेस्ट को, कि यार मुझे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर है, मेरे पास 4 साल हैं, उसके बाद मुझे एंट्री टेस्ट में अपीयर होना है डॉक्टर बनने के लिए, तो तसल्ली से समझें, सीखें। सिर्फ रटने से बात नहीं बनेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये मेरे साथ रहिए ज़रा, तसल्ली से, रिलैक्स होके वीडियो देखिए। बड़ी होगी ना थोड़ी, क्या होगा। और लेक्चर को लाजमी नोट करें। अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल आगे चलें, तफसीलात बहुत हैं। अब चलते हैं ज़रा हमारी दुनिया की तरफ। मैंने कहा था कि आपको मैं इस दुनिया से बाहर लेके नहीं चलूँगा। ये हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ है, इसको ज़रा समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए हमारी अर्थ के ऊपर। यहाँ पर दो किस्म के हैं। यहाँ पर क्या है अर्थ पे? अर्थ पे जो है वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या तो जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें हैं। इसके अलावा तीसरी तो कोई नहीं है ना। लिविंग थिंग्स के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से बात नहीं कर रहे। लिविंग थिंग्स में से कौन सी लिविंग थिंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। लिविंग थिंग्स को दो बेसिक कैटेगरी में आप डिवाइड कर लीजिए। वैसे तो आपने किंगडम वगैरह ये वो भी आगे पढ़े होंगे 9th में, ये सारे के सारा सब सिस्टम। मैं उन किंगडम्स वगैरह उनकी डिटेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी आसान सी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ लिविंग थिंग्स की। वो लिविंग थिंग्स जो कि विजिबल हैं, जो आपको अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं, और वो लिविंग थिंग्स जो कि इनविजिबल हैं, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते। मसला हल, टेंशन ख़त्म। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बेहतरीन क्लासिफिकेशन है। आपको जो अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं उनको एक साइड पे कर लें, जो आँख से नज़र नहीं आते उनको एक साइड पे कर लें। जो आँख से नज़र नहीं आते वो इनविजिबल हैं, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएंगे, वो दुनिया ही अलग है। ये मेरी अपनी क्लासिफिकेशन है और सबसे आसान क्लासिफिकेशन है। ये दो ग्रुप में लिविंग थिंग्स आपके डिवाइड हो गए। अब ये लिविंग थिंग्स जो हैं, विजिबल और इनविजिबल, विजिबल में कौन से आ जाएंगे हमारे पास? प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं ना। इसके अलावा फंजाई को भी देख सकते हैं, मशरूम, खुम्बियाँ, वो देखी होंगी आपने, अम्ब्रेला लाइक जो होती हैं ब्यूटीफुल कलर्स की, वो फंजाई हैं। एलजी बहुत सारी किस्मों की, ये काई जो लगी हुई होती है ग्रीन कलर की प्लांट्स पे, ये दीवारों पे और जहाँ जहाँ पानी पड़ा हुआ होता है वहाँ पर, ये काई, ये एलजी की एक किस्म है, ये नज़र आ सकती है आप, बस कहानी ख़त्म। ये विजिबल हो गए। इनविजिबल की तरफ चलें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे। एलजी की वो टाइप जो कि माइक्रोस्कोपिक है, क्लेमाडोमोनास, स्पायरोगायरा, ये एलजी की माइक्रोस्कोपिक टाइप है। मोल्ड्स, ये फंजाई की माइक्रोस्कोपिक टाइप है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, ये माइक्रोस्कोपिक हैं ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स। समझ में आ रही है बात? और कौन कौन से?
और इसके अलावा वायरस तो खैर अभी तक कंसीडर नहीं किया जाता लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग्स में, लेकिन लिविंग थिंग्स में उनको पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जर्म्स बोलते हैं आप, या बैक्टीरिया बोलते हैं आप, या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, सब के सब इनविजिबल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारी तफसील बताने का मकसद है कि आप अपने जहन को खोलिए ज़रा। अल्लाह ताला ने अगर ये लिविंग थिंग्स भले इनविजिबल हों या विजिबल हों, इनके वजूद को कायम रखने के लिए ये एक्टिव हैं, ये विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, ये एक्टिव तो हैं ना। एक्टिव से मतलब ये है कि ये कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना। एक्टिविटी से परफॉर्म ये है मोशन या हरकत। हरकत, क्या ख्याल है? सबसे बड़ी पहचान लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की यही है ना कि हरकत तो करेंगे, चाहे इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं या इनविजिबल हैं या विजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं, हरकत तो होगी। स्लो हरकत होगी या तेज़ हरकत होगी, ठीक है। पूरी बॉडी हरकत नहीं कर रही होगी तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हरकत कर रहा होगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिसाइल हैं। सिसाइल मतलब स्टैटिक होते हैं एक ही जगह पे, हरकत नहीं कर सकते सारी ज़िंदगी, जहाँ वो पैदा होते हैं वहीं रहते हैं। लेकिन वो बड़े तो होते हैं ना, हरकत तो होती है ना किसी सेंस में उनमें हरकत तो आपको नज़र आएगी ही। ये उनकी एक्टिविटी है, इसी वजह से वो एक्टिव कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात? इसी वजह से वो एक्टिव कहलाते हैं। मैं भी एक लिविंग थिंग हूँ, मैं भी एक्टिव हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी हरकत कर रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है हरकत क्यों हो रही है? प्लांट्स की हरकत क्यों हो रही है? एनिमल्स की हरकत क्यों हो रही है? एल्गी की हरकत क्यों हो रही है? फंजाई की हरकत क्यों हो रही है? चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है या आपको अपनी आँख से नज़र आ जाता है, हरकत है। हरकत क्यों हो रही है? इस हरकत या एक्टिविटी के पीछे, चाहे वो हरकत, अब पहले इस हरकत को, उनकी एक्टिविटी को जो है ना, एक्टिविटी को, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के अंदर जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी हरकत, जैसे कि मेरा वजूद को देख लीजिए, यहाँ हार्ट मौजूद है, वो हरकत कर रहा है, लिवर, पैंक्रियाज, ये वो किसी ना किसी तरह की थोड़ी बहुत तो हरकत है ना इनके अंदर। प्लांट्स के अंदर भी, और इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको भी ले लीजिए तो उनकी बॉडी के अंदर भी हरकत हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूनिसेलुलर भी हैं, एक सेल वाले, पैरामीजियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, एक सेल वाले। उनके एक सेल के अंदर भी जो उनके हिस्से हैं वो भी हरकत कर रहे हैं, स्लो हरकत कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो एक्टिविटी है विद इन द बॉडी भी है और आउटसाइड द बॉडी भी है। विद इन द बॉडी है और आउटसाइड द बॉडी भी है, दोनों साइड्स पर जो है वो ऑर्गेनिजम्स के हरकत तो है। अब ये हरकत जो भी हो रही है, ये है मेन चीज़। ये एक्टिविटी या मोशन या एक्शन, पूरा सिनेरियो दे दिया मैंने आपको। इसके इस एक्शन के पीछे ही सारा मामला छुपा हुआ है जी, सारा मामला इसके एक्शन के पीछे ही छुपा हुआ है। लिविंग थिंग्स की बॉडी, मिसाल के तौर पर अब मैं अपनी बात करता हूँ, और डिटेल में आपको नहीं लेके जाता, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे ये हाथ हरकत कर रहे हैं, मैं भी यहाँ से हरकत कर रहा हूँ, ये क्या है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब मेरे जिस्म के बाहर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये हरकत कर रहा है। और विद इन माई बॉडी, हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट बीट, दिल धड़क रहा है, ठीक है। इसके अलावा और ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, सेल्स, मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ये मेरे मसल्स, गोश्त जो है ये, ठीक है। इसके अलावा मेरी ग्रोथ हुई है, मैं छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा हो गया, ये ग्रोथ हुई है, ये भी हरकत है। मेरे ग्रोथ होने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी बड़ी हुई, मतलब ये कि मेरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी तो बड़े हुए, तो ये भी हरकत है। तो इस एक वर्ड एक्शन से आप ज़रा वाकिफ़ हो जाइए कि आपकी बॉडी, जैसे मैं हूँ, मुझे केस स्टडी के तौर पे ले लें, मैं अगर हाथ हिला रहा हूँ, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर सर हिला रहा हूँ या मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, ये एक्शन है।
एक्शन जो है कोई भी जो आप करती है, आपकी बॉडी करती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ आपको। उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, हर एक्शन के पीछे ये वजह होती है, चेंज। चेंज का मतलब होता है तब्दीली। क्या कहते हैं इसको? इसको तब्दीली कहते हैं। चेंज हो जाना, कोई चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये एक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी के आउटसाइड चीज़ें हैं जो बाहर हैं वो हरकत कर रही हैं, या विद इन द बॉडी चीज़ें हैं वो हरकत कर रही हैं। चाहे वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं या नहीं नज़र आती, लेकिन वो हरकत में हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, ये एक वर्ड, चेंज। ये चेंज का क्या मतलब है, ज़रा इसको समझना ज़रूरी है। मैं बोर्ड रब कर दूं, तसल्ली रखें, आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आता हूँ, धीरे धीरे वहीं आएंगे, सब्र करें। अब मैंने कहा कि एक्शन जो भी आपका हो रहा है, ये एक्शन कौन कर रहा है, ये एक्शन कहाँ हो रहा है, इससे पहले ज़रा आप हमारी अर्थ को समझ, बल्कि मेरी इस बॉडी को देखिए। मेरी बॉडी के बाहर जो कुछ भी है, क्या है मेरी बॉडी में? ये अर्थ है ना, इस अर्थ पे ही मैं खड़ा हुआ यहाँ पर जो है, मैं बना लेता हूँ अपने आप को, ये खड़ा हुआ मैं लेक्चर दे रहा हूँ। और अर्थ के बाहर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है इस ज़मीन के अंदर या अर्थ के बाहर, जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, सॉरी जो एटमॉस्फेयर है, और ये अर्थ है, और अर्थ से बाहर निकल जाइए, ये सन है, मून है, स्टार हैं, जितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये सब मिलके बनाती हैं एनवायरनमेंट। क्या बनाती हैं ये? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट दो किस्म के होते हैं। एक मेरी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है, आउटसाइड ऑफ माय बॉडी, नंबर वन आउटसाइड एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट। और दूसरा एनवायरनमेंट जो है वो मेरी बॉडी के अंदर है, इनसाइड एनवायरनमेंट। ये दो किस्म के एनवायरनमेंट हो गए, इनसाइड एनवायरनमेंट, दो किस्म के एनवायरनमेंट हो गए। ठीक है, क्लियर हो गए? उलझ तो नहीं गया जहन? अभी तक यहाँ सब सही चल रहा है ना? तसल्ली रखें, अभी आ रहा हूँ उस साइड पर। तो मैंने आपको कहा कि एक्शन जो भी आपकी बॉडी लेती है, चाहे आपकी बैरूनी बॉडी है या अंदरूनी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अगर वो एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई एक्शन मीन्स हरकत, कोई भी हरकत वो कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है? चेंज है। कोई चीज़ चेंज हो रही है। परेशान मत होइएगा, अभी समझाता हूँ। ये चेंज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे होगा? कोई भी चेंज आपको जो नज़र आएगा, या कोई चेंज जो है, या तो चेंज को एक और कैटेगरी में ले लेते हैं, या तो आपको चेंज फील होगा, या आपको सी नज़र आएगा। ये सी वही है ना, समंदर वाला तो सी नहीं है, मैं दोनों में गड़बड़ा जाता हूँ ज़रा। ये SEE ये है मेरे ख्याल में सी, देखना। और क्या? ये तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो चेंज जो है वो या तो आप महसूस कर रहे हैं, या चेंज आप देख रहे हैं। दो चीज़ें मैं फ़िलहाल डिवाइड कर देता हूँ। देखने का ताल्लुक़ कहाँ से? मैं इसको फ़िलहाल कहता हूँ कि ये कहाँ पर हो रहा है चेंज? ये हो रहा है एनवायरनमेंट में। कौन से एनवायरनमेंट में? आप किस एनवायरनमेंट को देख सकते हैं? कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। आपकी बॉडी के बाहर वाले एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, या आपकी बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जिसमें आपका हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज ये सब आ जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट को। और इनसाइड एनवायरनमेंट को आप देख नहीं सकते, उसको आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में कहीं पेन हो जाता है, हार्ट पेन है या स्टमक पेन है, कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है आपको, आप ये महसूस कर सकते हैं। और कई चीज़ें जो कि आप अपनी बॉडी के अंदर फील कर लेते हैं कि हाँ भाई हो रही हैं। तो ये दो किस्म के एनवायरनमेंट हो गए। इन दो किस्म के एनवायरनमेंट में ही आप चेंज फील करते हैं। किस किस्म का चेंज है? किस किस्म का चेंज? ये चेंज है जिसकी वजह से आप जो है वो कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं। बस इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लीजिए। अब केस स्टडी के तौर पर हम जो है वो एक्शंस ले लेते हैं, बेशुमार एक्शंस हैं, और उन एक्शंस के पीछे चेंज है। उन एक्शंस के पीछे
चेंज है। एक चेंज तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, हमारे सिंध को ले लीजिए, सिंध को स्पेशली, जनरली, ठीक है, और पर्टिकुलरली उम्मत मुस्लिमा, हमारी जो उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा, इसको ले लीजिए। अब ख़ास तौर पे हमारा सिंध, ख़ास तौर पे तो उम्मत हमारी, और सिंध की भी अगर हम बात करें तो सिंध केस स्टडी के तौर पर लिए। अब उम्मत में पूरी उम्मत आ गई, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, कलमा गो हैं, और अल्लाह के नबी को नबी आखिरुज़्ज़मा मानते हैं कि हमारे आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ख़त्म हो गई नबूवत उनके ऊपर, बस ये ईमान रखते हैं, तो वो मुसलमान हैं, और वो दुनिया में जहाँ जहाँ हैं मौजूद हैं, तो वो सब उम्मत मुस्लिमा कलेक्टिवली कहलाएंगे। और अगर सिंध की बात करता हूँ तो सिंध में, क्योंकि मेरा सूबा है, यहाँ की भी हालत, यहाँ मेरे यहाँ खड़े होने की वजह ये चेंज ही है, मेरे एक्शंस है ना, ये मेरा एक्शन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पर रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ। पहले मैं एक वीडियो डेली जो है वो केमिस्ट्री की अपलोड कर रहा था, अब मैं केमिस्ट्री की एक करूँगा, एक बायो की करूँगा। 2 टास्क हैं मुझे जो इस साल में पूरे करने हैं, जो मैंने सोच रखे हैं। तो ये जो मेरे एक्शंस हैं, ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे चेंज है। कौन सा चेंज है? अब ज़रा महसूस कीजिए, कौन सा चेंज है? उम्मत की बात करूं तो 1400 साल पीछे चल लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए 571 571 AD में, 571 AD में दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 510 में डेक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड किया, नबूवत का ऐलान किया, और उसके बाद जो है वो 610 में 610 AD में डेक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड किया। 622 में जो है वो आपने हिजरत की मक्के से मदीने की तरफ, इसी से हमारा हिजरी साल शुरू होता है। और 632 में लगभग 632 AD में लगभग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। फिर खलीफा अव्वल आए, खलीफा दोम आए, सोम आए, चहारम आए, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। आप सोचिए ज़रा, उम्मत जो उस वक्त शुरू हुई थी एक मुसलमान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस वक्त अकेले, 1 से 2 हुए, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, और चलते चले गए। आज जो है लगभग 56 इस्लामिक मुल्क। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ चेंज। इसी टाइम पीरियड के दौरान मुसलमानों ने अपने इन 1400 सालों के अंदर, शुरू के 1000 सालों में, अभी तक 1400 साल हो गए ना, 1400 ईयर्स हो गए, इसमें से 1000 साल मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। और आज उसके बाद अब मुसलमानों का ये हाल है कि मुसलमान जो हैं, उसके बाद ये 400 साल में, 500 साल में मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया, आराम से सो रहे हैं। दिस इज़ चेंज। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो रट्टे लग रहे हैं। दिस इज़ चेंज। दिस इज़ चेंज। साइंस और टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। रट्टे लग रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है। दिस इज़ चेंज। पहले वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने आगे थे, मुस्लिम साइंटिस्ट, अब वो नहीं है। अब क्या है? आपके सामने है। तो अगर आप लिटरेसी रेट उम्मत का उठा के देखें, शरह ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोगों की तादाद, तो क्या है? 2% भी नहीं है। उम्मत की बात कर रहा हूँ, 98% डिग्रियां ली हुई हैं, आता जाता कुछ भी नहीं है। अब सिंध की बात करते हैं। दिस इज़ चेंज। ये चेंज है ना, मतलब लिटरेसी रेट एजुकेशन का बेड़ा गर्क है पूरी उम्मत के अंदर। और एजुकेशन क्या है? इल्म क्या है? मोमिन का खोया हुआ विरसा है। और सिंध की बात करें तो हमारे सिंध में अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, क्या ही बताऊं। यहाँ पर आपको MBA भी मिलेंगे, आपको MCOM भी मिलेंगे, आपको जो है वो MSc भी मिलेंगे, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री होल्डर मिलेंगे आपको। और उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने पढ़ा क्या है पूरी ज़िंदगी। उनसे पूछ लें साइंस पढ़ के आए, साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है, वो ये नहीं पता होगा। मैथमेटिक्स को बोल रहे होंगे साइंस की ब्रांच है। मतलब कमाल है। ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। ये चेंज, हमारी एजुकेशन की तबाही जो है ना, ख़ास तौर पे सिंध की और उम्मत मुस्लिमा की बात करूं तो ये चेंज, इसने मुझे कंपेल किया यहाँ खड़े होने पर। ये मेरा एक्शन जो है ना, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरा एक्शन
इसके पीछे ये चेंज है, ये चेंज है जो कि हमारी उम्मत में आ चुका है। इसने मुझे एहसास दिलाया इस बात का कि आसिफ साहब मरने से पहले जो है वो आपको अल्लाह ताला ने कुछ इल्म नवाजा है, तो उम्मत के लिए उसको खर्च कर दो भाई, उसको निकालो। ये सब कुछ किताबें दिमाग में भर के तुम चले जाओगे इस दुनिया से, फ़ायदा क्या तुम्हारा इस दुनिया में आने का? कुछ करके तो जाओ। तो बहरहाल ये जो चेंज आया, डिक्लाइन इन एजुकेशन स्पेशली इन उम्मत मुस्लिमा और जनरली सिंध की बात करूँ हमारे, तो यहाँ पर इस चेंज ने मुझे कंपेल किया इस एक्शन पे। समझ में आई बात? तो मिसालें तो बहुत सारी हैं जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब मेरी लाइफ का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया ना। मेरे जो एक्शंस हैं अब सारे इस चेंज से रिलेटेड हैं। ये नेगेटिव चेंज मुझे पॉजिटिव चेंज करना है, जितना मैं कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। समझ में आई? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर। मैंने कहा था कि तसल्ली से ज़रा सब कुछ सुनिएगा, बहुत कुछ है। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट, इनसाइड एनवायरनमेंट, ये जो चेंज आपने देखा ये आउटसाइड एनवायरनमेंट देखा, विद इन द बॉडी नहीं देखा आपने, ठीक है। अब ये दूसरे बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से केस ले लेता हूँ आसान सा, ताकि आपको समझ में आए सारा का सारा। अब इनसाइड एनवायरनमेंट के अंदर आपको कहीं पेन हो रहा है, मैंने कहा ना कि देखें चेंज क्या था, आपके स्टमक में पेन हो रहा है। पहले क्या था, पेन नहीं हो रहा था, चेंज हुआ ना। मैंने कहा एक्शन का ताल्लुक चेंज से। पहले पेन नहीं हो रहा था, आप फिट थे, फिर स्टमक में पेन शुरू हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज। अब इस चेंज की बदौलत आपकी पूरी बॉडी हरकत करना शुरू कर देगी, आपकी पूरी बॉडी हरकत करना शुरू कर देगी। ये स्टमक जो है यहाँ के, अगर हम कहते हैं ना कि पूरी बॉडी, मेरी लिविंग बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है, मानते हैं ना आप इस बात को? तो स्टमक जो है वो भी तो सेल्स से मिलके बना है भाई। अगर आपको स्टमक में पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब स्टमक में पेन फील नहीं हो रहा आपको, स्टमक के सेल्स जो हैं वहाँ गड़बड़ हो रही है। स्टमक के सेल्स जो हैं वहाँ पर गड़बड़ हो रही है कुछ, वो पेन फील कर रहे हैं आपके स्टमक के सेल्स। वहीं पर अल्लाह ताला ने दूसरे सेल्स को बिठाया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्टमक, अब देखें पहले चेंज को ऑब्जर्व कर लें। आपका स्टमक किससे मिलके बना है? सेल्स से। वहीं पर कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, स्पेशल सेल्स मौजूद हैं, इनको हम कहेंगे रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स ये स्पेशल सेल्स हैं, इनका काम ही क्या करना है? इनका काम ये है डिटेक्ट चेंज, डिटेक्ट चेंज, चेंज का पता लगा लेना। ये इन स्टमक के सेल्स के पास हैं, ये उनको देख रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं। स्टमक के सेल्स अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे और वो सिग्नल दे रहे हैं किसका? जिस सिग्नल को पेन कह रहे हैं आप उसको पेन समझ रहे हैं, लेकिन सेल के सिग्नल्स जो हैं, सेल जो स्टमक के सेल्स हैं वो सिग्नल दे रहे हैं इनको। ये बाहर खड़े हुए ना रिसेप्टर्स, ये स्पेशल सेल्स, इनको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं भाई साहब यहाँ गड़बड़ हो गई, ये काम सही नहीं कर पा रहे हम, ज़रा पता करो मसला क्या है हमारे साथ। अब ये रिसेप्टर्स जो हैं, ये स्पेशल सेल्स, ये मालूमात लेके कौन सी मालूमात? ये मालूमात क्या है? ये चेंज है, ये चेंज है। क्या चेंज हो गया? सेल्स में ये चेंज हो गया कि पहले तो सेल स्टमक के सही काम कर रहे थे, अब वो सेल्स जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, ये चेंज है। रिसेप्टर्स जो स्पेशल सेल्स हैं उन्होंने ये चेंज लिया, इन्होंने डिटेक्ट किया, पता चला लिया कि गड़बड़ हो गई है। पहले काम सेल सही कर रहे थे, अब सेल जो है वो स्टमक के सही काम नहीं कर रहे, ये चेंज आ गया। और उस चेंज को डिटेक्ट किसने किया? इन स्पेशल सेल्स, रिसेप्टर्स ने। ये फौरन भागे गए किसके पास? ब्रेन के पास। रिसेप्टर्स जो है वो ब्रेन के पास गए और ब्रेन को क्या चीज़ प्रोवाइड की? ये चेंज प्रोवाइड किया। बोला जनाब ये चेंज आ गया है, स्टमक के सेल्स जो हैं वो पहले सही काम कर रहे थे, अब वो सही काम ही नहीं कर रहे। इनका काम बस इतना ही है, इन्होंने दे दिया ब्रेन को ये चेंज, ठीक है।
ब्रेन ने क्या किया, अब ब्रेन का बता देता हूँ। ब्रेन क्योंकि किंग ऑफ द बॉडी है ना, किंग ऑफ द बॉडी है, वो क्या करेगा, ब्रेन किंग है, वो पहले तो रिसीव करेगा इसको, रिसीव करने वाला भी ब्रेन है, किसको, इस चेंज को। जो चेंज असल में एक इंफॉर्मेशन है ना, मालूमात है। और कौन सा चेंज, के स्टमक के सेल सही काम नहीं कर रहे, ये चेंज आ गया इसके पास, इसने रिसीव कर लिया ये इन्फॉर्मेशन, इसने इस चेंज के हवाले से ब्रेन ने रिसीव कर ली। उसके बाद नंबर 2 पे इसने क्या किया, एनालाइज किया इसको। एनालाइज मतलब इसका तज्जिया किया, इसके ऊपर गौर व फिक्र किया कि इसका हल अब क्या निकले, इसका हल अब क्या निकले। तज्जिया किस लिए कर रहा है ब्रेन, ताकि हल निकाले, भाई पेन हो रहा है स्टमक में। तो यहाँ पर एनालाइज करने के बाद ये किस नतीजे पे पहुंचा ब्रेन आपका, ने बोला इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल है टैबलेट। इसका हल क्या है, टैबलेट। फिर ब्रेन ने सोचा, ये सब एनालाइज हो रहा है, ब्रेन कर रहा है अभी, बोल रहा है इसका हल है टैबलेट। सीधी सी बात है, टैबलेट लेंगे तो पेट का दर्द दूर हो जाएगा। अब ब्रेन ने बोला कि यहाँ पर टैबलेट चाहिए, टैबलेट कहाँ से मिलेगी, फिर ब्रेन ने सोचा वो मेडिकल स्टोर से मिलेगी, मेडिकल स्टोर से मिलेगी। ब्रेन ने फिर किसको ऑर्डर किया, अब जो है वो ऑर्डर दे रहा है, कमांड। ये करने के बाद अब अगला स्टेप शुरू होता है, कमांड। कमांड मतलब हुक्म देना, हुक्म देना। आपके आने वाली सारी वीडियोस इस लेक्चर के ऊपर बेस कर रही हैं। अब कमांड हुक्म देगा, किसको हुक्म देगा, एक चीज़ को हुक्म नहीं देगा, पूरी बॉडी को मूव करवाना है, घर से उठा के, होम से उठा के मेडिकल स्टोर पे लेके जाना है, और वहाँ जाके मेडिकल स्टोर वाले से बात भी करनी है, उसको बताना भी है कि भाई साहब ये वाली टैबलेट मुझे दे दीजिए, स्पेसिफिक, आपको नाम पता है उसका, ब्रेन को, आपको नहीं, ब्रेन को नाम भी पता है उसका, और वो जाके जो है ना वो बता देगा उसको कि भाई ये मेरे जो है वो ये टैबलेट मुझे दे दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है पहले से मौजूद, किसी भाई ने बता दिया आपको पहले से कि हाँ भाई ये जो है स्टमक के पेन की टैबलेट है। बहरहाल अब यहाँ से ऑर्डर जो इसने पास किया, देखिए ऑर्डर, कमांड जो निकाली ब्रेन ने, ये कई तरीके से निकाली। इसकी कमांड का ऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये कमांड जाएगी किन के पास, इनको इफेक्टर्स कहते हैं, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स जिनके पास ये कमांड जाएगी, और इफेक्टर्स जो हैं ये कमांड, ये हुक्म वसूल करने के बाद उस हुक्म पे अमल करेंगे। ब्रेन के पास भी रिसेप्टर्स हैं, ब्रेन के पास भी रिसेप्टर्स हैं, बल्कि रिसेप्टर्स अभी तो फिलहाल मैं नहीं कहता इनको, वरना जहन उलझ जाएगा आपका। स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स। ब्रेन जो इन न्यूरॉन्स को भेजेगा, बोलेगा भाई ये जाओ, ये हुक्म लेके जाओ, कमांड लेके मेरी न्यूरॉन्स जो स्पेशल सेल्स हैं ब्रेन के पास, ब्रेन उनको बोलेगा न्यूरॉन्स जाओ मेरा ये हुक्म लेके, किसके पास, इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स कौन कौन से होंगे आपके ख्याल में, आपको घर से मेडिकल स्टोर पे जाना है, मैं बताता हूँ। आपके हैंड्स, आर्म्स, आपकी आईज, ईयर्स, लेग्स, ये सब जो हैं इफेक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ऑर्डर नहीं दे रहा न्यूरॉन्स को, आपका ब्रेन कई ऑर्डर्स दे रहा है। हैंड को बोल रहा है हरकत करो, वॉलेट निकालो, और आइज़ को बोल रहा है चेक करो वॉलेट में पैसे हैं, हाँ चेक हो गए। हैंड्स को बोल रहा है उठा के इस वॉलेट को आपने पर्स में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद लेग्स को बोल रहा है हरकत करो, हरकत करो और घर से बाहर निकलो और मेडिकल स्टोर पहुंच जाओ। मेडिकल स्टोर पहुंचने के बाद वहाँ पर टंग, ज़बान को बोल रहा है हरकत करो और मेडिकल स्टोर वाले को नाम बताओ, ये जो नाम मैं दे रहा हूँ तुम्हें ये अपनी अदा करना है। टंग को हुक्म दिया। ये सारे हुक्म किसने दिए, ये आपके ब्रेन ने दिए। किन की मदद से दिए, स्पेशल सेल्स की मदद से दिए, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। और ये सारे हुक्म जब इनके पास पहुँचते रहे, जैसे जैसे ये ऑर्डर इनके पास पहुँचते रहे,
ये हरकत करते रहे करते रहे करते रहे। समझ में आ रही है बात आपको? हैंड के पास गया, इसके मैंने काम बता दिए, इसने क्या क्या काम किए शुरू में। आर्म्स का भी, आर्म ऑब्वियस सी बात है, हैंड तो अकेला हरकत नहीं करेगा, ये आर्म पूरा है, बाजू, पूरा बाजू और ये आर्म ये एक साथ हरकत करेंगे। आपकी आइज़ भी हरकत करेंगी, इधर उधर देखेंगी पैसों को ढूंढने के लिए। ईयर्स, बाहर जब निकलेंगे तो ट्रैफिक, गाड़ी चलाएंगे तो ट्रैफिक का ध्यान रखेंगे, कान आपके जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, ये उनको भी ऑर्डर करेगा, ठीक है, साथ साथ, ताकि आप सहूलत से मेडिकल स्टोर पहुंच जाएं, ये ना हो कि कहीं आप एक्सीडेंट करवा लें। तो ईयर्स भी ये काम कर रहे होंगे, लेग्स जो है वो भी आपकी हरकत में होंगी, वो भी ब्रेन मुसलसल ऑर्डर दे रहा होगा, पहले ये वाला पाँव निकालो, फिर ये वाला पाँव निकालो, फिर ये वाला पाँव निकालो। हेड जो है, हेड को भी जी, ये जो हेड है इसको भी इधर उधर ये ब्रेन ही करवा रहा होगा, ताकि नज़र रखो भाई, क्योंकि आइस को ज़रूरत है हेड की मूवमेंट की। तो बोलेगा हेड इधर उधर घूमते रहो, ताकि देखो कोई गाड़ी तो आगे नहीं टकरा जाएगी। ये सारी कमांड्स जो हैं न्यूरॉन्स के थ्रू जा रही होंगी इन सारे ऑर्गन्स के पास, और वहाँ पर जाके ये ऑर्गन्स जो हैं वो फिर क्या करेंगे, ये ऑर्गन्स जो हैं वो मेडिकल स्टोर वाले से बात करेंगे कि भाई साहब ये टैबलेट है, ये मुझे दे दीजिए। वो बोलेगा कि पैसे दो, आप पैसे निकाल के दे देंगे। ब्रेन आपको समझाएगा कि हाँ भाई ऐसा भी करना है, कि हो सकता है बार्गेनिंग करनी पड़े कि ये टैबलेट कोई कहीं और से कहीं मिल रही। ये सारे तज्जियाती काम आपका ब्रेन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तज्जिया कर रहा है इस चीज़ का, कि ज़रा पैसे बताए हैं उसको तो चेक करूं कि वहाँ उस मेडिकल स्टोर में तो ये दवा इतने की मिलती थी, ये कहीं कम ज़्यादा तो नहीं दे रहा, लाइक दिस 50 चीज़ें। ये सारा काम इस एनालाइज प्रोसेस में होता है, और जब आप मुतमईन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको टैबलेट मिल जाती है। ब्रेन मुसलसल ऑर्डर कर रहा है, हैंड्स को, आर्म्स को, आइज़ को, ईयर्स को, लेग्स को, और आप दोबारा अपने घर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद ब्रेन ही ऑर्डर कर रहा है कि भाई पानी का गिलास निकाल लो, हैंड्स को, वो पानी का गिलास निकाल लेता है, हाथ यहाँ से यहाँ आता है। अर्थ ये कि हर चीज़ आपकी बॉडी की जो भी हरकत कर रही है वो ब्रेन करवा रहा है। किस तरह करवा रहा है? इन न्यूरॉन्स के ज़रिए करवा रहा है। किन से करवा रहा है? इनसे करवा रहा है। किस तरह करवा रहा है? कमांड दे के, हुक्म दे के। ये न्यूरॉन्स कमांड लेके जा रहे हैं उनके पास, और ये इफेक्टर्स हो गए। सीरीज़ कहाँ से शुरू हुई थी? स्टमक का पेन, सेल्स, स्पेशल सेल्स, रिसेप्टर्स, वो लेके आए थे ब्रेन के पास। और अब क्या हुआ? आपने टैबलेट फाइनली जो है वो ले ली। टैबलेट लेने के बाद जो है अब क्या हुआ, आपके पेन जो है वो स्टमक का वो सही हो गया। आपको कैसे पता? रिसेप्टर्स ये रहे पुलिस वाले। जैसे ही आपके स्टमक के सेल्स सही तरह काम करने लग जाएंगे, ये अब जो है वो स्पेशल सेल रिसेप्टर्स जाएंगे ब्रेन के पास, इसको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे आपके ब्रेन को। ये रिसेप्टर्स बोलेंगे बॉस पेन का दर्द, स्टमक पेन जो है वो, पेट का दर्द थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा और कम हो गया है, थोड़ा और कम हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब जब ये हुक्म आ जाएगा तो फिर आप टैबलेट लेना जो है वो बंद कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये वीडियो बेहद अहम है, और यकीन कीजिए कि मैंने इसको बहुत बहुत कंट्रोल करके जो ना मुख्तसर बनाई है। हो सकता है काफ़ी बच्चे आधी वीडियो बिना देखी हो और चले ही गए हो ना, यार क्या मुसीबत लगा रखी है। वो भाई सीधी सीधी बात बताऊँ ना, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इन दो लफ्ज़ पे बात ही नहीं की है, पता नहीं क्या क्या बता दिया, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स और ये और वो। आप इस वीडियो को कम से कम एक दफ़ा और देखिए और लेक्चर्स को नोट करें, और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ये बात अब समझ लीजिए। ये हैंड्स, आर्म्स, आइज़, ईयर्स, लेग्स, टंग, ये और ये स्टमक आपका, आपकी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? ऑर्गन सिस्टम से ना। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स किससे मिलके बने हुए? टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं? सेल्स से। तो आप सोचिए ज़रा कि इन सारे सिस्टम्स को चलाने वाला भी तो कोई सिस्टम होगा, वही तो है नर्वस सिस्टम, जिसका बुनियादी बॉस जो है वो ये ब्रेन है। सारे सिस्टम्स को चलाने वाला ये है। ये जितने ऑर्गन्स अभी आपने देखे हैं बशमूल इस स्टमक के, ये मुख्तलिफ सिस्टम्स के हिस्से हैं। ये मुख्तलिफ सिस्टम्स के हिस्से हैं, और ये सारे ऑर्गन्स मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स के हिस्से हैं। तो अगर किसी एक ऑर्गन में भी कोई गड़बड़ होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑर्गन्स जो हैं उस सिस्टम के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे।
और एक सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो यकीन करें आपकी बॉडी का दूसरा सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 1 हो चुका है ये। पार्ट 2 के अंदर हम इस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल को और ज़्यादा जो है वो अब तफसील से देख लेंगे। आगे जो जो भी पार्ट, जितने पार्ट बनेंगे इसके, आपकी इस बुक से बाहर नहीं होंगे, इसका इत्मीनान रखें। इसमें जो लिखा होगा मैं सिर्फ वही आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। अपनी तरफ से मेरी कोशिश होगी कि कोई बात आपको ना बताई जाए, लेकिन ये पहला लेक्चर जो है ये बहुत ज़रूरी था आपको सारा ओवरव्यू इसका देने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।